ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि हमने सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हमने 12.1 कंप्लीट कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू कैन गो थ्रू देम वन बाय वन, को ज़रा ABCDE पॉइंट्स एक एक करके पढ़ लें। किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिख रहा है कहाँ पढ़ा है, क्या चीज़ है, तो मुझसे ज़रा भी पूछ लें, ठीक है। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको एक सिलेबस रिव्यू दे रहा हूँ, फिर वहां तक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी। 12.1 देख लें, अगर क्लियर है तो मैसेज में लिख दें क्लियर है, ताकि मेरे पास चले कि आप, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी बेटा, पढ़ लिए पॉइंट्स 12.1 के सारे, जल्दी बताएं, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं पढ़ने में। जी मुबश्शिर अली भाई, जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। पढ़ लिए हैं, ये क्या सीन है? पढ़ लिए हैं? सर मैं अभी ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है। 12.2 के सारे पॉइंट्स जरा पढ़ लें। इसमें से हमने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं अभी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेडॉक्स केमिस्ट्री है ना, इसके हम क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन है। जब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके अलावा यहाँ से A, B और C तक हमने सब पढ़ लिया, कंप्लीट है ये 12.2 के सारे पॉइंट्स पढ़ लें बेटा। कोई क्वेरी है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें, ठीक है। 12.2, उसके बाद 12.3 कंप्लीट है। 12.3 के सारे पॉइंट्स हो गए, और ये 12.4 हमने कल पढ़ा था। इसमें मैंने एग्जाम्पल इस वाले की नहीं दी थी, इसकी जगह हमने पास पेपर्स में से सॉल्व कर लिया था एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स EN के साथ। ये पास पेपर में से था, कॉपर EN3 हमने सॉल्व कर लिया था 2+, जबकि इन्होंने कहा था निकल के साथ। इट डजेंट मैटर, एक ही जैसा कॉम्प्लेक्स है वो, जैसे कॉपर वाला आपने किया था पास पेपर में से। बहरहाल ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पहले पॉइंट से पढ़ लें। 12.3 पहले कर लें, फिर 12.4 पढ़ लें।
जी, यहाँ तक के पॉइंट्स पढ़ लिए सबने? कोई इश्यू है तो बताएं। ठीक है, इसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बस एक ही टॉपिक रह गया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये मैं आपको क्लास में पढ़ाकर आगे बढ़ूंगा। तो अब हम इसके सारे पासे बस कर सकते हैं सिवाय जहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड कोई बात हो रही हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद करेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था ऑनलाइन क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था, इसके बस हमने ये पार्ट बी छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करा दिया था, बी छोड़ दिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करवाया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करवाया था यहाँ तक। आज हम क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड चलेंगे क्योंकि ये हमने सॉल्व नहीं किया था। तो 5 से ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट आर नॉट शोन बाय ग्रुप 2 elements. Obviously variable oxidation states, here they formed colored compounds and are used as a catalyst. तो ये तो O लेवल की जो प्रॉपर्टीज थी वही हैं। उसके बाद इन्होंने आपसे पूछा है जी, आजम भाई माइक अनम्यूट करें जरा, आजम मोहम्मद अकरम। यस सर। अच्छा बेटा ये देखो पार्ट बी, पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास निकल 2+ आयंस पड़े हुए हैं पानी में। ठीक है, इसमें तुमने ऐड किया है NH3, तो आगे क्या हुआ है बताओ? सर तो प्रेसिपिटेट बने नहीं? जी, ग्रे ग्रीन पीपीटी बने, पीपीटी बन गए, पीपीटी बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? सर उसके बाद प्रेसिपिटेट बन गया, कलर आ गया, फिर नहीं, उसके बाद यहाँ से आगे क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है इस पॉइंट से आगे? यहाँ पे दिस प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन एन एक्सेस। सर ब्लू वायलेट सॉल्यूशन आ गया। पहले तो उन्होंने इसके अंदर एक्सेस NH3 डाली, तो प्रेसिपिटेट दोबारा से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया और आपको दोबारा से क्या मिल गया? एक सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर भी निकल होगा, यहाँ पर भी निकल था। पहले तो तुम बताओ यहाँ जो निकल था उसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ जो निकल था उसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, और यहाँ जो निकल है इसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ आइडिया है? सर पहले वाले का NiNH3 2, पहले वाले का होगा NiH2O6 इसके 2+, इस वाले का, इस बीकर में वो पानी के साथ है भाई। अच्छा 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 हाँ। फिर जब आपने इसके अंदर NH3 डाला तो NiOH टेकन ट्वाइस, H2O टेकन 4, कंपाउंड बन जाएगा।
फिर जब आपने इसमें एक्सेस NH3 डाला तो NH3 क्या करेगा, सबको डिस्प्लेस करेगा। सर ये OH2 क्यों है बीच वाले कंपाउंड प्रेसिपिटेट बन वाले गया में? ना। ये वही केमिस्ट्री जो कॉपर पे पड़ी थी बेटा, उसने कॉपर 2 अच्छा प्लस की जगह निकल दे दिया। सही है सर, ठीक। कॉपर 2 प्लस पे पढ़ाई थी जी। तो बाकी बच्चे जितने सुन रहे हैं वो जरा वो लेक्चर खोल लें अपने पास, जो मैंने कॉपर की आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन से कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे ना, वो वाला लेक्चर खोलें बेटा जरा। उसमें इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू कॉपर इन्होंने निकल दे दिया। एक्सप्लेनेशन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बोलोगे कि सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स था, NiH2O6 था। जब आपने उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स NH3 डाला तो NH3 फ्यू ड्रॉप्स डालने से उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन गया NiOH टेकन ट्वाइस। आप चाहो तो यहाँ रोक सकते हो, NiOH टेकन ट्वाइस लिख कर रोक सकते हो, चाहो तो आगे H2O4 लिखकर ओवरऑल चार्ज 0 लिख सकते हो। और यहाँ लिख सकते हो कि इसके बन रहे हैं ग्रे ग्रीन PPT, इसके बने। फिर सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हो क्या हो रहा है कि जब आपने इस ग्रे ग्रीन PPT के अंदर NH3 डाला एक्सेस, तो उसने क्या किया, इन सबको डिस्प्लेस किया और NiNH3, मैं तो NH3 6 लिख देता हूँ, पर ये जो फॉर्मूला लिखता है वो मैंने आपको बताया था, उसमें NH3 4 लिखता है और H2O2 ज़्यादा प्रेफर करता है 2 प्लस। इसका इन्होंने कलर आपको दिया हुआ है ब्लू वायलेट सॉल्यूशन। अगर आप ये दो इक्वेशन लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी है, ग्रे ग्रीन PPT, ठीक है। ये आपका ग्रीन सॉल्यूशन है क्योंकि इसने इन सबके कलर बताए हैं कि ये ग्रीन सॉल्यूशन है। फिर ग्रे ग्रीन PPT बन गई, फिर ग्रे ग्रीन PPT जो है वो वायलेट सॉल्यूशन बन गया। इस पूरी इसमें कोई सिनेरियो में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। जी सऊद बिन फैसल, समझ में आई आपको बेटा? जी मुबशिर, प्राइवेट में नहीं एवरीवन में मैसेज भेज दें। बिल्कुल, आप चाहें तो इक्वेशंस दे सकते हैं, चाहे तो इस बात को वर्डिंग्स में लिख सकते हैं मुबशिर, ठीक है। वर्डिंग्स में आप ये लिखेंगे कि जो ग्रे ग्रीन सोल्यूशन था उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, ये वाला मैं रेड कलर से आपको एडिटिंग बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखें और फिर उसमें प्लस बताने के बजाय प्लस की जगह इंग्लिश में लिख दें, जब इसके अंदर ऐड किया अमोनिया, इट टर्न इट इनटू ग्रे ग्रीन PPT, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया ने वाटर के लिगेंड्स को सब्स्टिट्यूट किया या रिप्लेस किया का वर्ड यूज करें, वो यहाँ इक्वेशन में दिख रहा है। तो आप ये बात वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मार्किंग स्कीम में वर्डिंग्स में लिखा हुआ होगा, ये देखें। कि जो ग्रीन सोल्यूशन है सबसे शुरू में वही है, सबसे स्टार्ट में, ये स्टार्ट में ये था। बीच में जो PPT बने वो निकल हाइड्रोक्साइड के हैं और एंड में जो ब्लू सोल्यूशन बना है वो इसके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं। ये बेसिक आइडियाज हैं, बाकी तो इक्वेशन से एक्सप्लेन हो रहे हैं बेटा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसका ताल्लुक इस टॉपिक से नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट से, नॉर्मल मोल्स का सवाल है। तो ये कह रहे हैं कि डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमाइन DMG इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज यूजफुल रिएजेंट फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ निकल। कह रहे हैं जब हमें पता करना होता है ना किसी चीज में निकल कितना है तो हम ये DMG इस्तेमाल करते हैं। जब हम निकल के अंदर DMG डालते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है निकल DMG। तो कह रहे हैं हमारे पास एक छोटा सा क्वाइन है जो कि 3.4 ग्राम का है, हमने उसको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। फर्ज करें एक क्वाइन था,
ये है क्वाइन 3.4 ग्राम का, उसको आपने नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिसॉल्व होने के बाद इसके अंदर जितने भी निकल आयंस हैं वो इस बीकर में आ जाएंगे। फिर उसके अंदर आपने इसमें क्या डाल दिया, एक्सेस DMG। एक्सेस DMG डालने के बाद इसके अंदर PPT बन गए। PPT का मतलब सॉलिड निकल DMG बन गया। और ये निकल DMG बना है, इसका मास इन्होंने बता दिया आपको इज इक्वल टू 4 ग्राम, 4 ग्राम निकल DMG है। कह रहे हैं बताओ निकल कितना परसेंट था, कितने परसेंट निकल था, सही है भाई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर मास ऑफ निकल पता कर लें। तो ज़रा आपको चाहिए होगा एक अदद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप सबसे पहले मास देखें, निकल का मास कितना है, ठीक है। और परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए पहले आप परसेंटेज बाय मास निकालेंगे। उसके ऊपर आप लिखेंगे निकल का AR ओवर निकल DMG का MR, ठीक है, इंटू 4 टोटल मास। उसमें आपको पता चलेगा जो 4 ग्राम निकल DMG है, इसमें निकल का मास कितना है। जब आपको निकल का मास पता चल जाएगा तो उस निकल के मास को आप 3.4 कॉइन के मास से डिवाइड करके इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। मैं आपको जरा इन सबके मासेस अब बता रहा हूँ, पीरियड टेबल खोल रहा हूँ, रुके जरा, जरा कैलकुलेटर निकाल लें जब तक। निकल का एटॉमिक मास है 58.7। 58.7 को 59 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर सब चीज़ें मिटा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। तो निकल तो हो गया 58.7 मतलब 59 डिवाइडेड बाय जी। इस पूरे का जरा मास निकालें, पूरे का मास, पूरे का मास क्या होगा, उसके एंड में 59 ऐड कर लेंगे हम। हमारे पास 4 कार्बन है तो 24 प्लस 24 इज 48, 48 प्लस 6 प्लस 2 नाइट्रोजन है 28 प्लस 2 ऑक्सीजन है 32, 114। तो DMG भाई जो है वो 114 हैं और निकल भाई उनमें 59 थे, प्लस 59 इज 173। 173 टोटल निकल DMG का वजन है जिसमें निकल होता है 59। अब अगर वो 4 ग्राम है तो कितना होगा, 59 डिवाइड बाय 173 इंटू 4, तो भाई उसमें निकल होना चाहिए 1.36 ग्राम निकल होना चाहिए। तो अगर निकल 1.36 ग्राम है, 1.36 ग्राम है किस कॉइन में, जिस कॉइन का वजन 3.4 ग्राम है, 1.36 डिवाइड बाय 3.4, 1.36 डिवाइड बाय 3.4 इज 40%। तो भाई 40% निकल का बना हुआ कॉइन है वो, सही है। ये समझ में आ गई बेटा सबको। ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको। 40% हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम आंसर देखते हैं। जी बिल्कुल 40% आ रहा है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो पार्ट सी है ये हम नहीं करेंगे, और पार्ट ए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये आई होप आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और ये मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ।
Describe what observation you would make when dilute KMnO4 is added slowly to iron FeSO4 until KMnO4 in excess। तो अगर आपको AS की redox titration याद हो, redox titration में आप KMnO4 को ब्यूरेट में भरते थे और कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास आयरन 2 होता था, ठीक है। तो आपके पास क्या होता था, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो KMnO4 होता था ये पर्पल कलर का होता था, पर जैसे इसका एक पर्पल कलर का ड्रॉप, पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, जैसे इसका पर्पल कलर का ड्रॉप नीचे गिरता था वो कलरलेस हो जाता था। रीजन ये होती थी कि KMnO4 नीचे गिरकर आयरन 2 को आयरन 3 कर देता था। उसका आंसर ये है कि व्हेन पर्पल कलर्ड KMnO4 is added to solution containing Fe2+। अब चाहे तो आप Fe2+ की वजह से उस कलर सोल्यूशन का कलर ग्रीन लिख सकते हैं, पर स्टार्टिंग कलर इसका ग्रीन नहीं होता है, इसका स्टार्टिंग कलर कलरलेस होता है क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन में आयरन 2 में होता है। अगर आप ग्रीन लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स काटेगा नहीं, इट डीकलराइजेस, वो डीकलराइज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। क्यों हुआ डीकलराइज? वैसे तो आयरन 2 आयरन 3 में चला गया इसलिए। उसके बाद क्या हो जाता है, once all Fe2+ has reacted, the purple color of KMnO4 persist, ठीक है, वो रुक जाता है, ठीक है, KMnO4 का पर्पल कलर रुक जाता है and observed as faint pink। आपको पता है ना कि एंड में कलर ये जो है ना वो पिंक कलर का हो जाता है, ये फेंट पिंक कलर का होता है, नजर आपको आता है। ये प्रोसेस होता है जब आप KMnO4 का रिएक्शन आयरन 2 से कराते हैं। तो ये पैराग्राफ समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ ले बेटा, पार्ट बी। इसके अलावा आगे सारा रिडॉक्स है इंक्लूडिंग द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये इसने पॉइंट्स दिए हुए, जरा पढ़ लें। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, the melting point and density of a typical transition element such as iron differ from those of typical S block elements such as calcium। describe and explain these differences। melting point का difference और density का difference आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे density की, ठीक है। density में आप ये लिखेंगे कि iron is more dense than calcium as it has higher AR and smaller radius। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो कैल्शियम का मास 40 होता है, आयरन का मास 56 होता है, तो जाहिर सी बात है कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। कैल्शियम का रेडियस बड़ा होता है और आयरन का रेडियस छोटा होता है। वॉल्यूम कम हो जाने से, रेडियस वॉल्यूम के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वॉल्यूम कम हो जाने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये आपने दोनों पॉइंट्स इसमें बता दिए हैं। उसके बाद अब हम बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आप लिखेंगे Fe has higher melting point than calcium। वजह है as
It contains more delocalized electrons and smaller ionic radius, क्योंकि इसके पास ज्यादा delocalized electrons हैं और smaller radius है, which results in stronger metallic bonds, जिससे उसके metallic bonds ज्यादा strong हो जाते हैं। जी, किसी को इसमें कोई इशू तो पूछ ले अभी। सर जी, आयनिक रेडियस डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट को, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है फौजीबक, समझ नहीं आ रहा। सर आयनिक रेडियस डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता ना? आयनिक रेडियस मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है? आयनिक रेडियस मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है? उसके बाद इन्होंने पूछा सजेस्ट अ रीजन व्हाई आयरन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग आयरन 3 आयंस एज वेल एज कंपाउंड्स कंटेनिंग आयरन 2 आयंस, whereas calcium forms only compounds containing iron 2 ions, calcium 2 ions। आयरन 2+ और 3+ क्यों बना लेता है और कैल्शियम सिर्फ 2+ क्यों बनाता है? क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electrons from 3D is similar to 4s, क्योंकि जब 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में से निकलते हैं, और 3D और 4s की एनर्जी में बहुत कम गैप है ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इट इज पॉसिबल, क्योंकि इंक्रीज बहुत छोटा है, इसलिए आप आसानी से इलेक्ट्रॉन 4s के बाद 3D में से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आप 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत बड़ा गैप नहीं आता, बहुत छोटा गैप आता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से 4s के बाद 3D से भी निकल जाते हैं। पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के हम आंसर्स पढ़ लेते हैं। ये इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये इन्होंने डेंसिटी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि कैल्शियम का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है, आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है। इन्होंने बताया हुआ है कि आयरन की दोनों चीजें कैल्शियम से ज्यादा हायर होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हायर होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं इसके, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन्होंने रेडियस का जिक्र नहीं किया, पर रेडियस अफेक्ट करता है इस चीज़ को। डेंसिटी जो है वो, क्योंकि आयरन के एटम ज़्यादा हैवियर होते हैं और स्मॉलर भी होते हैं। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नॉट मच ग्रेटर देन सेकंड फॉर आयरन, यानी कि आयरन के इलेक्ट्रॉन जब 3D में से निकलते हैं और पहले जब वो 4s में से निकल रहे थे तो सिमिलर है। कैल्शियम के लिए बात ऐसी नहीं है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन जब 4s से निकल जाते हैं तो उसके बाद 3D में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है कैल्शियम के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना कैल्शियम का 4s के बाद 3D से मुश्किल होता है। वैसे तो उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, कैल्शियम में 4s के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 3p में होते हैं। कैल्शियम में 4s से 3p में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसने पार्ट सी में पूछा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज सिडराइट, iron to carbonate. The first step in converting it into iron is to heat it in air. When heated in air, both calcium carbonate and iron to carbonate decomposes, but in different ways. Write an equation for the thermal decomposition of calcium carbonate. ये तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सिडराइट को आप हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आयरन 3 ऑक्साइड बनता है। इसकी इक्वेशन लिखें। सिडराइट कहते हैं आयरन टू कार्बोनेट को, FeCO3 को, तो ये बन जाएगा Fe2O3 और CO2 और फिर इसको आप बैलेंस करेंगे। हाउ मच आयरन टू ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय 10 टन्स ऑफ सिडराइट। इसका अगर 10 टन है तो इसका मास बताना है आपको, तो ये तो मास टू मास रेशियो है। जब आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे जिसके लिए यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा, तो आप इसका 2 टाइम्स MR का रेशियो इसके MR से रखेंगे। जो भी इसका MR होगा उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इसके MR से रेशियो रखेंगे, फिर आप बोलेंगे 10 गिव्स X, वो मास आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन जरा देख लें। ये परफॉर्म कर लें बेटा। इसमें आयरन का मास 56 है, ऑक्सीजन का मास 16 है और कार्बन का मास 12 है। ये यूज करें वैल्यूज और ये सॉल्व करें, जरा जल्दी निकालें आंसर। जी आंसर आया। अगर ये आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग एन आंसर ऑफ लाइक 6.89 टन्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना 2 टाइम्स MR, तो उसका MR 115.8 था और दूसरे का MR 159 था। 10 टन गिव्स X, तो ये आंसर आएगा। बाकी इक्वेशंस ये रही सारी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 8 है ये पूरा ही छोड़ना है क्योंकि पूरी रिडॉक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन 8 ना, क्वेश्चन 8 पूरा छोड़ दें आप। क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसमें आप लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स which can form at least one ion with an incomplete p orbital। The definition है how do the atomic radius of transition element vary from chromium to copper, remains almost same या unchanged। इनके रेडियस ज़्यादा चेंज नहीं होते और इसके लिए मैंने आपको डाटा दिया हुआ है। आप चाहे तो डाटा बुकलेट यूज़ कर लें। मैं क्वेश्चन 9 पे दोबारा आता हूँ, मैं उस डाटा की तरफ रेफर कर लूँ जहाँ से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इनके रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ये जो आपकी नोट्स इसमें लगे हुए हैं, इसमें पहले पेज पे एक टेबल है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखें ये रहा, इसमें अगर आप देखें तो ये M2+ के रेडियस हैं सबके, तो 90, 88, 84, 80, 76, 74, 72, 69, 74, तो ये कोई ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे। मतलब आपके लिए जाहिर सी बात है 90 से 88 2 यूनिट का फ़र्क है, बट 88 से 84 2 यूनिट का फ़र्क है, 4 यूनिट्स का फ़र्क है। बट ये पिकोमीटर है भाई, 4 पिकोमीटर और 2 पिकोमीटर चेंज होना तो निग्लेजिबल चेंज है। 2 पिकोमीटर का डिफरेंस है, 2 पिकोमीटर का डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, निग्लेजिबल डिफरेंस। ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज रेडियस में नहीं आता है, ठीक है।
यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि ये, और आप इसके लिए डेटा बुकलेट भी रेफर कर सकते हैं, उधर भी रेडियस दिए हैं। सो ये जो क्वेश्चन था आपके पास remains unchanged लिखेंगे, फिर predict with a reason the variation in the densities of transition element from chromium to copper. Densities increase होंगी, densities increase इसलिए होंगी क्योंकि मास इंक्रीज होता है, क्रोमियम से कॉपर जाते हैं, मास इंक्रीज होता है, और वैसे तो एटॉमिक रेडियस स्लाइटली डिक्रीज होता है, वैसे रेडियस इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, बट जो भी चेंज है वो डिक्रीजिंग टर्म्स में, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि मास बेसिकली बढ़ता है, मेन वजह मास है। कॉपर आयन की कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन निकली है, तो 4s0 3d9, चाहे तो 4s0 लिखें चाहे तो ना लिखें। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स व्हेन अ लिगेंड फॉर्म्स dative bonds with a transition metal ion, तो कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आपसे बोला हुआ है कि आप स्ट्रक्चर बना दें कॉपर 2+ एक्वस का, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद रखें कि कॉपर 2+ एक्वस जो होता है वो ये होता है 2+। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कॉपर बनाएंगे, ये बनाएंगे, और 2+, चाहे तो इसको इस तरह डॉटेड वेजेस में भी बना सकते हैं, इसको जैसे मैंने बनाया है, इसको डार्क बना सकते हैं, ये भी यूं भी बना सकते हैं। इन पे जरा मैं बाद में आता हूँ, पार्ट ई पे, जरा इनके आंसर्स यहाँ तक के देख लें पहले, ये सारे आंसर्स पढ़ लें। चलिए, इसके अलावा उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जब आप डाइल्यूट एक्वस अमोनिया कॉपर 2+ में डालते हैं तो कलर चेंज क्या होता है? जब नया कॉम्प्लेक्स बनता है तो कलर चेंज होता है डीप ब्लू। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसने एक्सिस तो कहीं नहीं लिखा हुआ, एक्सिस तो लिखा नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि डीप ब्लू सोल्यूशन बना है? क्योंकि बेटा देखें, जब फ्यू ड्रॉप्स वो डालता है ना, तो लाइट ब्लू पीपीटी तो जब बनते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स आयन नहीं कहते, उसने आयन की बात की है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जब वो कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेगा तो आयन तो अमोनिया डालने के बाद तभी बनता है, जिसका फॉर्मूला ये है कॉम्प्लेक्स आयन, CuNH3 टेकन 4 या 6 लिख लें, H2O टेकन ट्वाइस 2+, ये होता है कॉम्प्लेक्स आयन, बीच वाला तो कंपाउंड होता है। तो उसने आयन बोला तो मैंने हटा दिया है। इक्वेशन लिख दें इसकी फॉर्मेशन की, तो इक्वेशन ये होगी CuH2O6 2+, प्लस मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 6NH3 लिख सकता हूँ, 6NH3 लिख दूं ताकि मैं 6 वाला बना दूं, आप चाहें तो ऊपर 4 वाला बना दें, एक ही बात है, प्लस 6H2O ये लिख सकते हैं। कहने जब आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो येलो कलर आ जाता है, तो इसको एक्सप्लेन करें। येलो कलर इसलिए आता है क्योंकि जब आप कॉपर H2O6 में क्लोराइड डालते हैं तो क्लोराइड का जो लिगेंड है वो इसको ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है, 2- प्लस 6H2O, इसका येलो कलर होता है, और ये था ब्लू, ये ब्लू सॉल्यूशन था, ये येलो सॉल्यूशन है। इसको वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन लिख दें चाहे तो वर्डिंग्स लिख दें कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्लोराइड लिगेंड ने वाटर लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, या सिर्फ इक्वेशन लिख दें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है।
ये आंसर्स देख लें बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें। ये इसके आंसर्स हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो ज्यादातर जो फॉर्मूला चूज करता है ना, वो 6 वाला नहीं करता, वो ये वाला करता है। बाकी उसने इन चीजों को लिखा है, तो देखें उसने पूरी 3 मार्क्स की उसने डायरेक्ट एक इक्वेशन बोल दी, 3 मार्क्स की इक्वेशन। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इक्वेशन, ये देखें जो मुबशर आप पूछ रहे थे ना, द फॉलोइंग इक्वेशन इज वर्थ द फर्स्ट 2 मार्क्स। ये जो इक्वेशन है पहले 2 मार्क्स बता रही है। बस आपको ये बताना पड़ेगा कि लिगेंड एक्सचेंज हुई है, इसके लिए आप ये वर्ड आपको मेंशन करना पड़ जाएगा इस वर्डिंग के साथ, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हुई है। आज यहीं तक रखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ग्राफ आ रहा है, इसको मुझे समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे आज पीएफ चैप्टर असल में पहुंचना है, वहाँ पर प्रैक्टिकल 34 है, तो मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। आज फाइनल प्रैक्टिकल है वहाँ पे, आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम। तो मैं आज आपकी क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिए। तो बाकी कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, बुक से पूरा चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। कल चैप्टर ख़त्म करते हैं, परसों इसके और क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीक से फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।